Hello everyone. So in this video I'm going to tell you 6 months or 6.5 month strategy for your upcoming CDS1 2025. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द बिगिनर्स. ठीक है कि तुम स्क्रैच से अगर तुम्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है. बिकॉज हम क्या करते हैं, सोर्सेस के पीछे भागते रहते हैं और हम पढ़ते हैं और जब तक एग्ज़ाम आता है तो एक तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे सोर्सेज होते हैं वो भी तुम्हारे कंप्लीट नहीं हुए होते एंड तुम्हें ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है और इससे क्या करते हो तुम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी चाहिए वो छूट जाती है. ठीक है. सो हम देखेंगे कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कैसे तुम इन 6 या 6.5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप क्या कर सकते हो. देखिए मैं तो अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया, बट प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो कि ये जो सितंबर के 15 दिन है इसको वेस्ट मत करना, अभी से लग जाओ इसमें. ठीक है. तो क्या करना, ऐसे 1 मंथ में आप डिवाइड कर सकते हो कि आपको पहले क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या. ठीक है. सबसे पहले अगर हम अक्टूबर की बात करें तो आप सितंबर से स्टार्ट करोगे. ठीक है. कल से स्टार्ट कर लीजिए या परसों से स्टार्ट कर लीजिए, बस कर लीजिए. ओके. आप भी मतलब मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ. अब इसके बेसिस पे आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है. अब आपको देखना है कि कैसे कंप्लीट करनी है. ठीक है. बिफोर एग्ज़ाम अब देखिए, अगर हम फर्स्ट मंथ देखें अपना, सो आप पहले पॉलिटी पकड़ लो. ठीक है. अब पॉलिटी क्यों पकड़ लो, बिकॉज पॉलिटी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है तो आपको बोर नहीं होगा इतना ज़्यादा. ठीक है. सो पॉलिटी पकड़ लीजिए. अब पॉलिटी को पढ़ना कैसे है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तो आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है पॉलिटी क्या होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ होती है, आप यूट्यूब की वीडियोज़ देखो. ठीक है. उससे क्या होता है, आपको कहानी समझ आ जाता है. बट अगर आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, बहुत ज़्यादा कर लेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा. ठीक है. आपको 2 से 3 से 4 से कम तुम्हें 5-6 बार पढ़ोगे ना तुम लक्ष्मीकांत, उसके बाद तुम्हें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि पॉलिटी है क्या, है ना. तो इससे बेटर है कि आप कोई भी चैनल का यूट्यूब वीडियो पकड़ सकते हो, वो देखो. ठीक है. जब तुमने यूट्यूब वीडियोज़ देख ली, अब तुम्हें क्या करना है, बट यूट्यूब वीडियोस किन की देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की देखो. जो भी लक्ष्मीकांत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना आपको. ठीक है. सारी की सारी लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठना है. और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार आपकी कंप्लीट हो जाती है, या फिर एक और काम कर सकते हो, जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल तुमने फंडामेंटल राइट आज कंप्लीट किया, तो जाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और देखिए कि फंडामेंटल राइट से किस टाइप का क्वेश्चन आया. तो उससे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, इसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ. जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया था, कोई नहीं था मेरे पास गाइडेंस के लिए, तो मैंने क्या किया, जैसे आज लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसी के नोट्स बना लिए, फिर पढ़ा फिर नोट्स बना लिए. इससे क्या हो जाता है, तुम्हारे जो नोट्स थे वो बहुत बल्कि हो गए. क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में तुम्हें लगता है कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है. तुमने PYQs नहीं देखे, तुमने कुछ नहीं, सिर्फ तुम पढ़ रहे हो तुम्हें लगता है नहीं यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी. फिर जब मैंने दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, फिर 4th टाइम पढ़ा, देन मेरे को चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो गया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. पहली बार में तो मैंने 2-3 नोटबुक्स भर दी थी. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने PYQs देखना स्टार्ट किया. अच्छा ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. फिर उसको शॉर्ट किया, फिर उसको और शॉर्ट किया, एंड लास्ट में जाके आई थिंक 4th इटरेशन में जाके, मतलब 1-2 साल के बाद, उसके बाद मेरे पॉलिटी के आज जो मैं नोट्स रेफ़र करती हूँ अपने, वो कोई भी एग्ज़ाम हो तो मैं वही नोट्स रेफ़र करके जाती हूँ. बिकॉज उसमें मैंने हर एक चीज़ कवर की है एग्ज़ाम रेलिवेंट. कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम रेलिवेंट है. वो नोट्स आप भी जाके देख सकते हो मेरे. बट द थिंग इज़ कि वो नोट्स आपको तभी काम करेंगे अगर आपका बेसिक कंप्लीट है. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है. पॉलिटी के नोट्स दिखाई देती हूँ एक बार. देखो जैसे ये है, अब मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है जो कि एग्जाम रेलिवेंट चीज़ है. फॉर एग्जांपल इलेक्शन टू लोकसभा. ठीक है. तो मेरे को पता है कि पेपर में क्या पूछने वाला, तो मैंने यहाँ फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो भूल जाती है मैंने सिर्फ वही लिखा हुआ है. ठीक है ना. ये चीज़ें हैं. अमेंडमेंट एक्ट्स है, ड्यूरेशन क्या होता है लोकसभा राज्यसभा का, क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है या RPA क्या बोलता है. ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ है. ये सब चीज़ें क्या क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आती है, कब आपका जो कब आप डिस्क्वालीफाई होते हो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना. तो ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने लिखी हुई ये सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट है. बट उससे पहले आपको खुद पढ़ना पड़ेगा जाके. एंड जब आप खुद पढ़ लोगे उसके बाद ये वाले नोट्स देखना और देखना कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ याद रखने वाली है. ठीक है. हो गया. अब ये समझ आ गया था, तो आपको क्या करना है,
अब चलते कि कैसे करनी है पॉलिटी। देखिए अप्रोच क्या होनी चाहिए पॉलिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले यू हैव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़िए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है। अगर यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप खुद बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ आपको पॉलिटी में क्या करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, जब तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा पार्लियामेंट खत्म होगा तुम डायरेक्ट स्विच करोगे स्टेट लेजिस्लेचर पे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेम सेम ही काम है। ये सेंटर पे काम है, ये स्टेट पे काम है इसका, ठीक है। जब सेम सेम इन दोनों का काम है, एक तो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जल्दी पढ़ लोगे तुम, क्योंकि अगर तुमने पहले पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद स्टेट पे आओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर पे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ओके। वैसे ही तुम्हारा जब भी तुम सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट खत्म होते ही तुम हाई कोर्ट पे स्विच हो जाओगे, क्योंकि फंक्शन इनका सेम है बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ होता है। तो वो एक्सेप्शंस लर्न कर लेना कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं। जब ये कर लोगे उसके बाद मेरे नोट्स रेफर कर लेना कि अच्छा ठीक है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं। और PYQs को भी पलट के आप देखोगे। एक टॉपिक जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंप्लीट हुआ, जाइए देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से किस टाइप का क्वेश्चन आया, कितना इन डेप्थ में पूछा है, कैसा पूछा है। फिर उसके बाद आप फिर से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। एक एक टॉपिक। सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल्स इंपॉर्टेंट है। देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हारा अगर आप तुम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे तुमने आज खत्म किया, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर करना है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट का गवर्नर, देन अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो रहा है तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, CM चीफ मिनिस्टर वगैरह। तो जैसे जैसे तुम सेंटर का कवर करोगे वैसे वैसे तुम स्टेट का करोगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो तुम्हारा पंचायत म्यूनसिपैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियम्बल एक तो पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन इज फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल के अंडर कौन कौन सी DPSP है, कौन से अमेंडमेंट से कितनी DPSP ऐड हुई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, कौन कौन सी हैं ड्यूटीज़, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखते हो ड्यूटीज़, आप बोलते हो ईजी है, बट कभी कभी क्या होता है पेपर में वो ऑप्शंस में देता है आपको ड्यूटीज़, तो आप क्या कर जाते हो ना, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट होती है वो फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट है, कब ऐड हुई थी, ओरिजिनली थी कॉन्स्टिट्यूशन में या बाद में ऐड हुआ है ना, ये सब चीज़ें। अब आता है एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये बहुत बड़े बड़े आपको ऐसे लगेगा कि चैप्टर्स हैं, बट एक एक दो दो का एक एक चैप्टर होता है। चैप्टर इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में NHRC है। तो ये सब चीज़ें तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको टेबल फॉर्मेट में डाल के रखा हुआ अपने नोट्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और मेरे नोट से आपको ये चीज़ पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे इनका टेन्योर कितना होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी। अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन कौन सी कमेटी जो बैठती है आपकी, उसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने साल तक आप रहोगे मेंबर इसका, ठीक है। लास्ट आता है यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप भी देख लेना आप, ठीक है। तो एटलीस्ट पहले आप ये सारे कंप्लीट कर दो। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया ना विद इन अ मंथ, तो आपका एक मेजर चंक जो है पॉलिटी का वो कंप्लीट। मेजर चंक क्या मतलब, ऑलमोस्ट 95% तो तुम कंप्लीट हो पॉलिटी के साथ, ठीक है। ओके, समझ आ गया। फिर उसके बाद PYQs करो, रोज करो, मैं तो कहती हूँ रोज करो। आता है नहीं आता कोई बात नहीं, PYQs देखो, उसको सॉल्व करो। ये नहीं सोचना कि यार मैं पूरा पढ़ लूंगा उसके बाद ही मैं करूंगा, बट ऐसा नहीं होता कभी भी, साथ साथ में देखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से आपको समझ आने लगे चीज़ें। उसके बाद से शिफ्ट कर जाओ ज्योग्राफी पे अगले मंथ। क्यों ज्योग्राफी भी इंटरेस्टिंग होती है। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट सोर्स NCERT, कुछ बाहर का नहीं पढ़ना है। 11th-12th की NCERT मस्ट है आपके इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। एंड ज्योग्राफी के लिए क्या होता है ना, तुम्हें समझ नहीं आती, मैं सच्ची बताऊँ स्टार्टिंग में ना 11th-12th की ज्योग्राफी आपको शायद थोड़ी बहुत समझ नहीं आएगी। आई वुड सजेस्ट जाओ यूट्यूब पे, किसी का प्लेलिस्ट देखो NCERT का अच्छा सा। मैंने मैग्नेट ब्रेन का देखा था, मैग्नेट ब्रेन करके एक चैनल है, वहाँ से मैंने देखा था, क्या नाम था उसका, दिगराज समथिंग नाम था उसका। सो उसके मैंने NCERTs का देखा था, प्लेलिस्ट देखा था। बट मैंने कैसे देखा था, मैं दिन दिन में 30-30 40-40 वीडियोस देख लेती थी,
ठीक है। तो आपको वो भी आपको रखनी पड़ेगी वो चीज़ कि यार मेरे को कंप्लीट करना है कैसे तो भी, मैं इसको खींच नहीं सकता, क्योंकि अगर जितनी जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको रिवीजन के लिए। तो ज्योग्राफी 11th 12th की ज्योग्राफी अच्छे से यूट्यूब की वीडियोज़ देखो। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के लिए इमेजिनेशन होता है। अगर यूट्यूब पर तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा है, वो बता रहा है कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, तो तुम साथ में इमेजेस देखो साथ साथ में, तो वो इम्प्रिंट हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको खुद 11th 12th की एनसीईआरटी की बुक पकड़नी है। उसके बाद वहाँ से आपको लाइन बाय लाइन देखते जाना, पढ़ते जाना, अच्छा ठीक है ये है ये है ये है। उसके बाद फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में, जैसे एल नीनो ला नीना कभी कभी नहीं समझ आता, तो फिर से जाओ पढ़ो, वहाँ पे जाके यूट्यूब पे देखो या खुद सर्च करो उसके बारे में। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PYQs देखने हैं कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। अब ज्योग्राफी में एक और चीज़ होती है, दैट इज़ मैप बेस्ड चीज़ें आती है। तो मैप बेस्ड चीज़ें मैंने आपको ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में कवर कराई थी, वो पिछले 10 साल के उसमें हैं पेपर्स, तो वो एंड में भी करोगे तो चलेगा। वो आपको PYQ से ही समझ आ जाएगा कि लाइक माउंटेन्स पूछ रहा है, ग्रासलैंड्स पूछ रहा है, वर्ल्ड के पूछ रहा है ना, तो और वॉल्केनोज पूछ रहा है, तो ये सब आप कर लोगे, रिवर्स पूछ रहा है, तो ये सारे मैंने अपने नोट्स में भी कवर कराए हैं। और उसके बाद जब आप कर लोगे ना, तो एक बार नोट्स देख लेना अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप खुद के बनाना चाहते हो खुद के भी बना सकते हो, अगर मेरे देखने तो मेरे भी देख सकते हो, बिकॉज ये आपको सिर्फ पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं खुद के लिए मैं जब भी जाती हूँ मैं यही नोट्स रेफर करती हूँ, क्योंकि मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक छोटा छोटा फैक्ट इसमें डाला हुआ है, ताकि मेरे को इधर उधर नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो एक बार इन्वेस्ट कर लो तो अच्छी बात है। तो अगर आप एक बेस आप अच्छा कर लेते हो, अपना बेसिक्स अच्छे से कर लेते हो, तो ये नोट आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको टेंशन मत लो, ओके, ठीक है। तो ये आप फिर नोट्स रेफर कर सकते हो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है क्या। जैसे ये आपको वेजिटेशन पे आ जाता था, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सॉइल कौन कौन से टाइप की है, तो ऐसे ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। एटमॉस्फेयर है, हर एक टॉपिक है, ठीक है। कौन कौन सी आपकी प्लेट्स हैं, ये रहा, ठीक है। एवरीथिंग क्लाउड्स पे आता है आपको, क्लाउड्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अलग से कवर कर लिया है, ओके। ओशन करंट्स आ गया, एवरीथिंग, तुम्हारे जो भी रिवर्स एंड ऑल दैट, सब कुछ, ठीक है। पॉलिटी डन, ज्योग्राफी डन, नाउ मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री समझने में भी टाइम लग जाता है, अगर तुम बिगिनर हो तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दीजिए उसको, ठीक है। स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं समझ आता है कुछ कुछ, जैसे कुछ कुछ उसमें क्या होते हैं टॉपिक्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा, तो यूट्यूब पे अगेन यूट्यूब पे सर्च करो, कोई अच्छे से लेक्चर्स हैं तो वो देख लो, वहाँ से आप स्पेक्ट्रम कर लो। अदरवाइज आप स्पेक्ट्रम के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास 30 दिन है, तो देखिए नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर लो कि अच्छा ठीक है मेरे पास 30 डेज हैं, ठीक है। तो 30 डेज में मेरे को क्या करना है, रोज़ के क्या करने हैं, 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं, कितने भी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास 900 पेजेस हैं और 30 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है, तो मतलब रोज़ के मेरे को 30 पेजेस कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। एक आप चीज़ स्किप कर सकते हो, दैट इज़ इंडिया आफ्टर गांधी जी, ठीक है, वो आप स्किप कर सकते हो, वो वाला पार्ट जो है। बट उससे पहले जहाँ पे गांधी जी है, ये सब है, पोर्चुगी मतलब जो भी आपका यूरोपियंस आए आगे आगे, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब देख लेना, अच्छे से कर लेना मॉडर्न हिस्ट्री। साथ साथ में PYQs देखते रहो, ठीक है, साथ साथ में आपको देखना ही है, अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्यों आ रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा न्यूज़पेपर किसने लाया था, या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से कौन रिलेटेड था, किसने क्या स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस आ गया, ये एवरीथिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशंस थे, कैबिनेट मिशंस, ये सब चीज़ें क्रोनोलॉजी में, हमेशा हिस्ट्री को आपको क्रोनोलॉजी में ही पढ़ना है, ठीक है, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब आ जाता है एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, एंशिएंट के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो मिडीवल के लिए, ठीक है। अब मिडीवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एंशिएंट के लिए भी आपकी एक RS शर्मा की बुक है, वो पढ़ सकते हो। बट देखिए एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने RS शर्मा पढ़ा था, ठीक है, उसके नोट्स बना लिए मैंने। फिर उसके बाद मेरे को कहीं तो भी देखा था, पूनम दलाल की एक बुक थी। पूनम दलाल की बुक में क्या है कि एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री जो है वो एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, तो एंशिएंट भी उसमें कवर है, मिडीवल भी कवर है। एंड बेस्ट बुक बोलूँगी आज तक मैंने जो भी पढ़ी है। तो मैंने पूनम दलाल की उससे कम से कम 7-8 बार पढ़ी थी वो बुक, मैंने ज़्यादा ही पढ़ी होगी। उसके बाद मैंने वहाँ से नोट्स बनाए, ठीक है। अपने RS शर्मा से भी देखे, RS शर्मा के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी देखे,
देन उसके बाद मैंने पूनम दलाल वाले भी देखे, उनको मर्ज किया नोट्स को, और नोट्स को मर्ज करने के बाद मैंने ये नोट्स बनाए थे अपने, ये एंशंट और मिडीवल। और इनमें सिर्फ मतलब आपको हर एक फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा, हर एक एग्जाम रेलिवेंट चीज़ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अब आप पे अगर आप कर सकते हो, देख सकते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि एंशंट मिडीवल का आपको पहले बेस पता होना चाहिए कि क्या कहानी। यहाँ पे मैं आपको कहानी नहीं बताऊँगी, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम रेलिवेंट ही मिलेगा। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंशिएंट मिडीवल पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ सकते हो आप, एनसीईआरटी पकड़ सकते हो या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखिए, यहाँ पे एंशिएंट मिडीवल, उसने मिडीवल हिस्ट्री तो काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, एंशिएंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वैदिक एज था, ठीक है, कौन कौन सी बाद में डायनेस्टीज आई। तो आपको ये सब चीज़ें, बुद्धिज्म जैनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछता रहता है कौन कौन सी आपकी डायनेस्टी, जैसे पहले हरियांग डायनेस्टी थी, कौन कौन थे उसके, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। किस किस मतलब डायनेस्टी ने क्या क्या किया, ये देखिए। फिर मौर्य डायनेस्टी कब आई। सो ये सब चीज़ें ये मैंने क्रोनोलॉजी में बनाया है ताकि मेरे लिए भी ईजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, यूज़ की जाती थी, ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद ये साइंस एंड टेक, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आपको तभी काम आएगा अगर आपको बेस पता होगा, आपको एटलीस्ट वो पता होगा, क्या बोलते हैं उसको, एटलीस्ट आपको एक कहानी पता होगी कि यार पहले ये चीज़ हुई थी, फिर ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ हुआ, फिर ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो आप एंशिएंट मिडीवल अपना वहाँ से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, और साथ में अगर यूट्यूब पे जा सकते हो तो यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। और कहीं नहीं रिसोर्स पे जाना है। पूनम दलाल पढ़ सकते तो ठीक है, बट आई वॉन्ट सजेस्ट कि पूनम दलाल पढ़ो, क्योंकि पूनम दलाल में भी क्या है ना, फैक्चुअल है वो, जैसे प्रीलिम्स होता है ना, वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, शायद आपको कहानी समझ में ना आए। तो कहानी समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़ो या फिर यूट्यूब का वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। तो नोट्स में तो आपको एग्जाम रेलिवेंट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए दी सोर्स इज एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। माइक्रो और मैक्रो के लिए सिर्फ है, किसी के बल्कि नोट्स मत पकड़ो आप, ठीक है। आगे बताती हूँ वैसे मैं। और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी से बाहर कुछ आएगा नहीं। चाहे तो मैं टेलीग्राम पे अपने जितने भी, मैंने सारे के सारे नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाले, आप साइंस के नोट्स भी देख सकते हो वहाँ से। अब आपको क्या करना है ना, फेब और मार्च में आपको इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। अगर तो आपकी बहुत वीक है तो जैन से स्टार्ट कर दो, हाँ दिसंबर से स्टार्ट कर दो। बट फेब और मार्च तक आप क्या करो, इंग्लिश करो। बट इंग्लिश कैसे करोगे आप, इंग्लिश जब भी स्टार्ट करोगे पहले आप पेपर पकड़ोगे, आप कुछ नहीं पढ़ोगे, आप पेपर पकड़ोगे, PYQ पकड़ोगे, और उसमें से जैसे एरर डिटेक्शन पकड़ा आपने। अच्छा, अगर एरर डिटेक्शन ये है तो कौन कौन से रूल्स हैं जो वो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो पिछले जब 10 साल के तुम सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार एरर डिटेक्शन कम से कम अगर 10 क्वेश्चन आ रहे तो 8 तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हें कहीं सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यहाँ जो भी है मैंने अप्रोच, सारी की सारी इंग्लिश की अप्रोच मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। अगर आप वो वीडियोस देख लोगे ना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, कि कैसे अप्रोच करना, हर एक सेक्शन को कैसे अप्रोच करना, वो आप वहाँ से देख लो। जब आपको अप्रोच पता चल जाएगा तो इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। रोज एक पेपर सॉल्व करो, एक पेपर नहीं, कम से कम एक टॉपिक सॉल्व करो आप, ठीक है। इंग्लिश का पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो या कितना आता है तुम्हें। मार्च में, लास्ट मंथ जो मार्च और अप्रैल के जो 10 दिन होंगे तुम्हारे, उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ आपको PYQ सॉल्व करने हैं। एंड PYQs किस किस के सॉल्व करने हैं आपको, CSC के जो लेटेस्ट कम से कम 3-4 साल के पेपर्स होंगे वो करना है, ठीक है। CSC के पेपर्स सॉल्व करोगे आप। CAPF की मैंने पूरी की पूरी सीरीज ही डाली हुई है यूट्यूब पे, ठीक है, उसको सॉल्व करना, क्योंकि इस बार CAPF से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ प्लीज़, इसलिए मैं बोलती हूँ कि CAPF पढ़ के जाओ। तो CAPF के 10 साल के पेपर मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, वो भी आप पढ़ के जाओगे। CDS को तो पढ़ के जाओगे और NDA के भी करके जाओगे। अगर आप इतना कर लोगे ना, आपका CDS नहीं रुकने वाला, ठीक है। और इंग्लिश तो साथ साथ करोगे। तो पॉलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्या बोला, 11-12 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर आपको करना है, ठीक है, करंट अफेयर आता रहता है, मैप बेस आता रहता है, वो करना है आपको। और साथ में PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, मैक्रो और माइक्रो। दूसरा आपको ना इकोनॉमिक्स के लिए जैसे क्या होता है, एडिटोरियल्स आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं तो वैसे सोच रही हूँ कि मैं एडिटोरियल डिस्कशन कराऊंगी, रोज़ करेंगे हम एडिटोरियल डिस्कशन, अगर हो पाया तो, टाइम मिला मेरे को तो हम करेंगे। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक्स के जब तुम एडिटोरियल्स पढ़ना स्टार्ट करते हो उसमें टर्म्स आती रहती है, ठीक है। तो उन टर्म्स का अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो जाके गूगल कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का बेस आपका बढ़ता जाएगा, आप समझना स्टार्ट कर जाओगे
इकोनॉमिक्स को, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो आपको पता चलता रहेगा, जीएसटी से रिलेटेड या जो भी चल रहा है। बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या एक्स्ट्रा कोई टॉपिक है जो पीवाईक्यूज में आ गया है, ऐसा कोई टॉपिक आ गया है जो आपने शायद नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, तो आप क्या करोगे, उसके अलग से नोट्स बना लोगे, ठीक है, कि अच्छा ठीक है ये पीवाईक्यू में पूछा था तो अगली बार भी पूछ सकते हो, तो उसके बारे में नोट्स बना लोगे, तो ठीक है। बस इकोनॉमिक्स के लिए इतनी अप्रोच होनी चाहिए, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है। एंशिएंट मेडिवल हमेशा क्रोनोलॉजी के साथ पढ़िए। अच्छा पहले ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मेडिवल में जो तुम्हारा सल्तनत है उसके बाद क्या हुआ मुगल्स आए, ठीक है, सब पता होना चाहिए। कौन कौन से एम्पायर इंपॉर्टेंट है, विजयनगरा एम्पायर हो गया, ये सब। नेक्स्ट आता है बेसिक के लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, आर एस शर्मा, एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया। और अगर आप जब ये सब हो जाए, जब बेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे नोट्स चेक करना, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम रेलिवेंट चीज़ क्या है, एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है वो, ठीक है। तो या तो साथ साथ में पीवाईक्यूज देखना, वो भी तब भी पता चल जाएगा। और अगर आप मेरे नोट्स कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, पीवाईक्यू यूट्यूब वीडियो से आप कर सकते हो। साइंस ओनली एनसीईआरटी, और आप मेरे नोट्स भी रेफर कर सकते हो, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि साइंस के लिए एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस और ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई थिंक ये हो गया आपका बिगिनर्स के लिए, बिल्कुल स्क्रैच से अगर आपको पढ़ना है, ठीक है। बट ट्राई करिएगा, जैसे आज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको शाम को 2 से 3 बार रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। 6 मंथ है आपके पास, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि अगर आज आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, शाम को क्या करो, उसके क्वेश्चंस देखो क्या क्या पूछा ऑलरेडी उसने, पीछे क्या पूछा हुआ है, और साथ में क्या करना है, आपको रिविजन करना है उसको उसी टाइम, उसी दिन आपको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको भूलेगी नहीं वो चीज़, ठीक है। बाकी जो भी मैथ्स वाले हैं, आपके आईएमए वाले हैं, आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 घंटा रोज निकालो, तो रोज आप प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स का। और आप एटलीस्ट मैथ्स में इतना चीज़ देख लो कि यार ये चीज़ें जो है वो डुएबल है, या फिर ये टॉपिक है जो कि स्कोरिंग है और जल्दी हो जाएगा, तो वो आप पहले कंप्लीट कर लेना, उसका एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ्स आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए सारी की सारी मैंने जितनी भी अच्छे से स्ट्रैटेजी है, हर एक टॉपिक को मैंने सॉल्व कराया आपको यूट्यूब पे, तो कैसे करना है सॉल्व वो आप देख लेना अच्छे से, कैसे सॉल्व करना है। और इंग्लिश के लिए इधर उधर मत जाइए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वैसे ही वो कैब आपकी अच्छी हो जाएगी, बट पढ़ना है न्यूज़पेपर यार, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्या होता है ना कि कभी कभी पिछले 6 महीने की न्यूज़ नहीं पूछता, वो हो सकता है साल की पूछ ले पिछले, बट अगर तुमने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा ना तो तुम्हें पता होगा कि अच्छा ठीक है ये न्यूज़ में थी, कहीं ना कहीं थी, है ना। तो एटलीस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी, तुम्हारी वो कैब अच्छी हो जाएगी, और जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो तुम कोई भी कंपाइलेशन देख सकते हो रिविजन के लिए, है ना। सो ऐसा कर सकते हो आप, ओके। और बाकी जो ऑलरेडी जिनका बेस कंप्लीट है, या फिर जिनका जो 1-2-3 बार सीडीएस दे चुके हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। जो सोर्सेज मैंने बताया आपके लिए भी सेम सोर्सेज है, नोट्स मेरे रेफर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एक बार देख लो एटलीस्ट नोट्स। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ एग्जाम रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अपने नोट्स को भी आप क्या कर सकते हो, उससे अपग्रेड कर सकते हो वो चीज़ देखने के बाद, ठीक है। और आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज आज से ही स्टार्ट कर दो, कल से परसों से जब भी स्टार्ट करना कर लो, अभी से पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। CDS, CAPF, CSC और आपका NDA, अगर आप ये कर लोगे ना, इन कम से कम ये 4 के कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे रहोगे, एज पे रहोगे, ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है पीवाईक्यूज को, उसके लिए भी मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कैसे क्या करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कि शायद अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह डालेंगे, सो देखेंगे अकॉर्डिंग टू कि मेरे को कितना टाइम है, क्या है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट।